आज हम बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति पर चर्चा करेंगे। मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये राज्य परस्पर संघर्षरत थे और इन राज्यों में एकता पूर्ण रूप से अभावित थी। और ऐसी राजनीतिक स्थिति के समय में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। ये छोटे छोटे राज्य कौन से थे? तो इसमें सबसे पहले दिल्ली आता है। बाबर का समकालीन इब्राहिम लोदी था और जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी की जो इमेज थी वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी एक मूर्ख, अविश्वासी, हठी राजा था और उसने अपने दरबार में कठोर अनुशासन स्थापित करने के चक्कर में उसके जो अफ़गान सरदार थे उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया था। और ये अफ़गान सरदार जो हैं वो असंतुष्ट हो गए थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया था। हालांकि उसने विद्रोह को समाप्त कर दिया, लेकिन जब एक बार ज्वाला जल जाती है तो उसकी धुआं जो है वो लंबे टाइम तक रहती है। तो ऐसा ही हुआ। उसका जो चाचा था आलम खां लोदी, उसने दिल्ली पर अपना अधिकार दावा ठोक दिया था। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी जो है उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जौनपुर में भी अफ़गान सरदारों ने विद्रोह कर दिया था और कुल मिलाकर दिल्ली में अशांति और अराजकता व्याप्त थी। दूसरा राज्य था बंगाल। जितनी अराजकता दिल्ली में थी उतनी ही शांति बंगाल में थी। बाबर का समकालीन बंगाल में शासक था नुसरत शाह और यहाँ बाबर ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नुसरत शाह से संधि कर ली थी। तीसरा राज्य था मालवा। बाबर का समकालीन यहाँ महमूद द्वितीय था, लेकिन महमूद द्वितीय जो है वो उसकी जो इमेज थी वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण अव्यवस्था फैली हुई थी। उसने इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए चंदेरी के राजा मेदिनी राय से सहायता प्राप्त की थी और मेदिनी राय ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर राजपूत सरदारों को प्रशासन में नियुक्त कर दिया, जिससे मुस्लिम सामंत जो थे वो असंतुष्ट हो गए मालवा के राजा के खिलाफ। तो यहाँ महमूद ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से सहायता प्राप्त की और मुजफ्फर शाह की सहायता से मेदिनी राय पर उसने आक्रमण कर दिया। लेकिन यहाँ मेदिनी राय ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा से सहायता प्राप्त कर ली और राणा सांगा ने महमूद को बुरी तरह पराजित करके बंदी बना लिया। ये बात अलग है कि कुछ समय बाद उसको मुक्त कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर भी बाबर के आक्रमण के समय पूरी तरह से राजनीतिक उथल पुथल का जो दौर था वो चल रहा था और मालवा की जो एक्चुअल शक्ति थी वो काफ़ी क्षीण हो गई थी। अगला जो राज्य था वो था गुजरात। बाबर का समकालीन यहाँ पे शासक था मुजफ्फर शाह द्वितीय और इसने मालवा में राजपूतों के दमन करने के लिए महमूद द्वितीय का साथ दिया था। इसके साथ ही दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को भी अपने दरबार में शरण दी थी। मैंने आपको बताया था कि राणा सांगा ने इसे परास्त कर दिया था, बंदी बना लिया था, लेकिन छोड़ दिया था। लेकिन 1526 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र शासक पर बैठता है वो था बहादुर शाह और ये बहुत योग्य शासक था और ये पुनः गुजरात की स्थिति को
स्थापित करने का प्रयास करता है। अगला जो राज्य था वो पंजाब। पंजाब में बाबर का समकालीन दौलत खां लोधी था और दौलत खां लोधी जो है उसने इब्राहिम लोधी को दबाने का काफ़ी प्रयत्न किया और बाबर से साठगांठ आरंभ कर दी और अपने आप को स्वतंत्र सूबेदार घोषित कर दिया। उसे उम्मीद थी कि बाबर की शक्ति से भयभीत होकर सुल्तान उसे पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर देगा, लेकिन ये उसका भ्रम था। क्योंकि सल्तनत जो है उसका ही अस्तित्व समाप्ति की ओर था। तो यहाँ कुल मिलाकर पंजाब में भी स्थिति जो थी वो एक तरह से विद्रोह की समझ ली, और विद्रोह में जो असंतोष अराजकता होती है वही थी। कश्मीर में देखिए 1470 ईस्वी में यहाँ पे जैनुल आबदीन नामक शासक शासनरत था और उसकी मृत्यु के पश्चात कश्मीर में अराजकता फैल गई थी। मुस्लिम सरदार जो है वो अनेक गुटों में बट गए थे। सुल्तान इन सरदारों के हाथ की कठपुतली मात्र रह गया था और कश्मीर की आंतरिक स्थिति जो थी वो पूर्ण रूप से अराजक और अव्यवस्था की थी। सिंध और मुल्तान, सिंध बाबर के आक्रमण के समय यहाँ पर शाह हुसैन जो है वो शासनरत था, लेकिन शाह हुसैन जो है वो कुछ समय पहले ही गद्दी पर बैठा था, इसलिए वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया था। बहमनी राज्य, बाबर के समय यहाँ पर महमूद शाह बहमनी था और इस समय उसके जो सूबेदार थे उन्होंने स्वतंत्रता कर दी थी। संपूर्ण राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर नामक 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। इन राज्यों में पारस्परिक द्वेष थे और कुल मिलाकर यहाँ भी अव्यवस्था फैली हुई थी। खानदेश, बाबर के समय में यहाँ पर गाजी खां की हत्या के बाद उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। अहमदनगर के सुल्तान ने एक का पक्ष लिया था तो दूसरे के पक्ष गुजरात के सुल्तान ने लिया था और अंत में गुजरात ने जिसका पक्ष लिया था आदिल खां थर्ड, वो गद्दी पर बैठा था। 1520 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र महमूद प्रथम गद्दी पर बैठता है और बाबर के आक्रमण के समय महमूद प्रथम जो है वह एक तरह से गुजरात के अधीन था, क्योंकि गुजरात के शासक ने उसकी सहायता की थी। ना उसमें शक्ति थी और ना योग्यता थी। मेवाड़, बाबर का समकालीन यहाँ पर महाराणा सांगा थे और इनके काल में मेवाड़ का गौरव जो है वो अपने चरम पे था। इनकी विस्तारवादी नीति ने इनके साम्राज्य विस्तार को भी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था और उन्होंने मध्य भारत, मालवा, गुजरात की राजनीति में सक्रिय भाग लेकर उत्तर भारत में एक तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। बाबर ने भी इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए सांगा से सहयोग मांगा था और इसी घटना को लेकर दोनों के बीच जो है वो संबंध खराब हो गए थे और जिसकी परिणति खानवा के युद्ध में के रूप में हुई थी। उड़ीसा, उड़ीसा बंगाल से लगता हुआ था और यहाँ पर
दिल्ली शासक जो हैं वो अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाए थे और एक तरह से भारत की राजनीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। विजयनगर दक्षिण का राज्य था बहमनी की तरह, लेकिन बहमनी के 5 राज्य बन गए थे और विजयनगर जो है वो बाबर ने जब आक्रमण किया था उस समय में अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में एक तरह से चरमोत्कर्ष पर था और इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी। शक्तिशाली राज्य के रूप में इसने अपने आप को स्थापित कर लिया था। ये उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ थी। अब आगे सामाजिक स्थिति। बाबर के समय में सामाजिक स्थिति की अवलोकन हम करें तो समाज में 2 वर्ग मुख्य रूप से थे, हिंदू और मुसलमान। हिंदू वर्ग में जाति प्रथा, वर्ण भेद, छुआछूत, अस्पृश्यता ने हिंदू समाज को जीर्ण बना दिया था। वहीं मुसलमानों में हालांकि वर्ण भेद नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपने आप को निम्न और उच्च की जो भावना थी, वो जैसे सैयद जो थे वो अपने आप को उच्च वर्गीय मुसलमान मानते थे। इसी तरह समाज में हिंदू और मुसलमान की संस्कृति, रीति रिवाजों में आदान प्रदान हो रहा था। भक्ति आंदोलन जो है उसमें संत जो हैं वो समाज एक तरह से में परिवर्तन कर रहे थे, करने की मांग कर रहे थे और परिवर्तन हो भी रहे थे। इसके अलावा बहु विवाह प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि समाज के कलंक बने हुए थे। स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। दासियां जो थी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। कुल मिलाकर समाज में भी अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। आर्थिक स्थिति। भारत में विदेशी आक्रांताओं का आना जाना रहा है और उन्होंने भारत की धन संपत्ति का अपहरण भी किया है, लेकिन बाबर के आक्रमण के समय भारत धन धान्य से पूर्ण था। इससे पहले जो अफ़गान सुल्तान आए थे उन्होंने कृषि पर ध्यान दिया था। उसकी बदौलत कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। विदेशों से समुद्र द्वारा व्यापारिक संबंध जो है वो स्थापित हो रहे थे। तिब्बत, भूटान, ईरान, अफ़गानिस्तान आदि से अच्छा व्यापार हो रहा था। उद्योग धंधे पूर्ण विकसित थे। कारीगरों का कोई अभाव नहीं था। शासक और सामंत वर्ग जो है वो संपन्न थे। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और इसीलिए बाबर के आक्रमण का एक कारण भारत की संपन्नता भी रही। सैनिक स्थिति। बाबर के आक्रमण के समय भारत में संगठित और व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था का अभाव था। अस्त्र जो है वो समयानुकूल नहीं थे। सैनिकों की दशा शोचनीय थी। सामंतीय प्रणाली के कारण राजा के साथ सम्मान आदर की भावना न होकर नायक के साथ थी। सामूहिक रक्षा के जो उपाय थे उनका अभाव था और ये बाबर के लिए आक्रमण के लिए सहयोगी रहा। कुल मिलाकर बाबर के आक्रमण के समय न केवल भारत की राजनीतिक स्थिति सही नहीं थी, अपितु सामाजिक स्थिति, सैनिक स्थिति में भी दोष थे या अव्यवस्था थी, अराजकता थी और इन सब ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया।